हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अमित श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं एक्सेलेंस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। आज मैं सोशल स्टडीज़ का एक पार्ट डिस्कस करूंगा। जो मैंने कहा था कि 100 आउट ऑफ 100 ये अचीव करने के लिए हमें कुछ एक विशेष टॉपिक्स हैं जो सोशल में आपको देखना होगा। तो उसी क्रम में 15 से 20 वीडियो हम आपको प्रोवाइड करेंगे जिससे कि आपके सारे टॉपिक्स कवर होंगे। तो आज पहला जो टॉपिक है हमारा वो है यूनियन लेजिस्लेचर या सेंट्रल लेजिस्लेचर। तो इसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो लेजिस्लेचर होता क्या है बेसिकली, इसको जानने से पहले हम गवर्नमेंट को जानेंगे। किसी भी गवर्नमेंट के 3 विंग्स होते हैं। पहला होता है लेजिस्लेचर, दूसरा एग्जीक्यूटिव्स और तीसरा है जुडिशरी। ये 3 सिस्टम है जिससे कि हमारी सरकार जो है या देश चलता है। तो लेजिस्लेचर से हम ये समझ सकते हैं कि लेजिस्लेचर जो ऐसा ऑर्गेनाइजेशन या ऐसी संस्था जिसके द्वारा लॉ बनाया जाता है, टू मेक लॉ। लॉ बनाने का काम किसका है? लेजिस्लेचर का। ऐसी बॉडी जो लॉ बनाएगी वो होगी लेजिस्लेचर। क्लियर है? तो उसके बाद हम देखेंगे एग्जीक्यूटिव्स। अब अगर लॉ बना दिया तुमने, भाई डाउरी से रिलेटेड एक लॉ बनाया कि डाउरी लेना एक पनिशेबल ऑफेंस है, तो ये ऑफेंस प्रूफ कौन करेगा? या उस ऑफेंस के लिए मतलब अगर तुमने कोई ऐसा क्राइम किया, किसी व्यक्ति ने इस तरह का कोई क्राइम किया कि डाउरी एक बना दिया गया एक्ट, डाउरी पे कोई एक्ट बनाया गया और उस पर किसी ने क्या किया, उसको वायलेट किया, तो उस पर पनिशमेंट देना किसका काम है? ये एग्जीक्यूटिव्स का काम है। क्यों? इनका काम है टू एग्जीक्यूट लॉ। इनका काम है टू एग्जीक्यूट लॉ। तो बेसिकली एग्जीक्यूट लॉ को कौन करेगा? जो गवर्नमेंट में होगा, ठीक है, जिसके पास सारे एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होंगे, जिसके पास सारे एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होंगे देश के, उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे कहेंगे गवर्नमेंट। ठीक है बेटा, जिसके पास सारे एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है उसे हम कहेंगे गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट का काम क्या होता है बेटा? किसी भी लॉ या देश में जो भी लॉ बना है उस लॉ को पालन कराना, ये काम है एग्जीक्यूटिव्स का। क्लियर है? तो अगर एग्जीक्यूटिव्स ने उस लॉ को ठीक से पालन नहीं कराया या कुछ ऐसा लॉ बना है जो इरेलीवेंट है, तो इन दोनों को देखने का काम किसका है? जुडिशरी का। ठीक है, कि लॉ जो बना है वो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन है, लॉ एज पर कॉन्स्टिट्यूशन है, वो देखने का काम, या लॉ का पालन उस लॉ का पालन हुआ कि नहीं हुआ, या एग्जीक्यूशन सही तरीके से हुआ कि नहीं हुआ। तो हमने ये काम किसको दे रखा है? जुडिशरी को। ठीक है, तो जुडिशरी को हम क्या कह सकते हैं? अगर कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नमेंट के फॉर्म को 3 पार्ट में बांटा है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, तो गार्जियन हो गया कॉन्स्टिट्यूशन का, कौन हो गया? कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन हो गया जुडिशरी। ठीक है, जुडिशरी इज द गार्जियन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो, आपको समझना होगा कि लेजिस्लेचर में क्या क्या है, एग्जीक्यूटिव्स में क्या है और जुडिशरी में क्या है सिस्टम। तो आप इसे देख लो। देखो, लेजिस्लेचर ये 2 स्टेज पे होता है, 2 लेवल पे हो सकता है। एक होता है यूनियन लेवल पे और एक होता है स्टेट लेवल पे। ठीक है, जो आपके सिलेबस में है वो है यूनियन या सेंट्रल लेजिस्लेचर। जो यूनियन मतलब सेंटर, सेंटर क्या है? मोदी जी। मोदी जी कहाँ पे हैं? सेंटर में हैं। स्टेट क्या होता है? स्टेट तो अपने यहाँ कितने हैं? कमेंट करके बताइए आप कितने स्टेट्स हैं। ठीक है, ये आपको बताना है। तो स्टेट पे क्या होता है? लेजिस्लेटिव असेंबली। स्टेट पे होगा लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसे हम लोग विधायक वो कहते हैं, विधानसभा। और यहाँ के जो मेंबर होता है उसको विधायक कहते हैं या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसे शॉर्ट में हम एमएलए कहते हैं। ठीक है, तो इनका काम होता है स्टेट लेवल पे लॉ को बनाना। स्टेट लेवल पे लॉ बनाना किसका काम है? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का। लेकिन अगर हम यूनियन या सेंट्रल लेवल की बात करें तो ये काम किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का। सेंट्रल के लिए जो भी बनेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब आज के टाइम में हम मोदी जी की बात कर रहे हैं, और अगर इसकी बात करें तो हम वर्तमान में यूपी में हैं, तो इस पे लॉ बनाएंगे योगी जी। क्लियर है?
अब ये देखिए, अब लॉ बनता कैसे है, सबसे पहले देखते हैं हम लोग यहाँ पे हाउसेस क्या हैं। अब स्टेट हटा देते हैं, हम यूनियन की बात करते हैं, ठीक है। लेजिस्लेचर के स्ट्रक्चर को समझते हैं। लेजिस्लेचर में देखिए ये दो हाउसेस हैं, एक है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा, ठीक है, और तीसरे हैं प्रेसिडेंट। अब भाई देखो, मैंने दो हाउसेस की बात की तो ये प्रेसिडेंट क्यों आ गए? प्रेसिडेंट तो एक इंडिविजुअल है, तो आप ये बता सकते हैं, कमेंट करिए, आप बताइए कि प्रेसिडेंट को मैंने क्यों लिया, ठीक है। तब तक मैं एक्सप्लेन करता हूं, हो सकता है आपका कमेंट रेलिवेंट हो, ठीक है। तो देखो बेटा, कोई भी बिल आएगा, एक्ट कब बनता है, कानून कब बनता है? सबसे पहले एक बिल हम इंट्रोड्यूस करते हैं, हम एक बिल इंट्रोड्यूस करते हैं पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है। पार्लियामेंट क्या होता है? लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है। तो बिल इंट्रोड्यूस होगा, बिल किसी भी हाउस में हो सकता है, लोकसभा में भी हो सकता है और राज्यसभा में भी हो सकता है, ठीक है। इंट्रोड्यूस होने के बाद ये कंपलसरी है कि वो उस हाउस से पास हो, ठीक है। अगर लोकसभा में कोई बिल इंट्रोड्यूस हुआ है तो वो वहां से पास होगा, तो यहां से पास होने के बाद ये कहां जाएगा? राज्यसभा में। राज्यसभा से भी यदि पास हो जाता है तो ये जाता है प्रेसिडेंट के पास, और जब प्रेसिडेंट इस पे साइन करते हैं, फाइनल कंसेंट देते हैं, तो उसके बाद वो जो बिल है वो एक्ट में चेंज हो जाता है आफ्टर सिग्नेचर ऑफ प्रेसिडेंट। तो लेजिस्लेचर में हमने देखो प्रेसिडेंट को इसलिए रखा है कि उनके सिग्नेचर के बिना कोई भी बिल, एक्ट या लॉ नहीं बन सकता, कोई भी बिल, एक्ट या लॉ नहीं बन सकता। तो ये आपको ध्यान देना है बेटा कि लेजिस्लेचर की क्या भूमिका है। इसके बाद हम बात करेंगे एग्जीक्यूटिव की, एग्जीक्यूटिव की। तो एग्जीक्यूटिव में क्या होंगे? प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। इन्हीं का तो काम है कि भाई जो भी लॉ बना है उसको पालन कराना। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आप समझो, होम मिनिस्टर, ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर। अब डिफेंस से संबंधित कोई लॉ है तो कौन सी मिनिस्ट्री हेड करेगी उसे? डिफेंस मिनिस्ट्री, क्लियर है। अगर वुमेन से रिलेटेड कोई लॉ है तो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री वो इंस्ट्रक्शन देगी कि ये लॉ इस तरह से पालन होना चाहिए, और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन उसको क्या करेगा? फॉलो कराएगा। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो यहाँ पे होता है एग्जीक्यूटिव्स में, ठीक है। जुडिशरी की बात कर लें तो जुडिशरी में देखिए 3 लेवल है अपने देश में। बताइए आप जब तक कौन कौन से 3 लेवल हैं, ठीक है। जुडिशरी में 3 लेवल हैं। तो जो पहला लेवल है बेटा वो है सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। दूसरा लेवल है आपका हाई कोर्ट, और सबसे नीचे जो होता है वो होता है सबऑर्डिनेट कोर्ट, ठीक है। तो बेसिकली जो आपका सिलेबस है आईसीएसई बोर्ड क्लास 10th में, वो मैंने अभी तक सिलेबस लिखा है, ये सिलेबस था, सिलेबस का एक इंट्रोडक्शन था, ठीक है। कि आपके सिलेबस में है क्या? आपके सिलेबस में लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर में आपको लोकसभा, राज्यसभा के बारे में जानना है, उसके बाद प्रेसिडेंट के बारे में जानना है, ठीक है। और राज्यसभा से रिलेटेड कौन है? वाइस प्रेसिडेंट, तो इनके बारे में जानना है, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। तो हमें जानना है लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। इसके बाद हम देखेंगे हमें एग्जीक्यूटिव्स में किसके बारे में पढ़ना है? हमें एग्जीक्यूटिव्स में पढ़ना है प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। तो लेजिस्लेचर में आपको पढ़ना है लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट। उसके बाद एग्जीक्यूटिव्स में प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये आपको एग्जीक्यूटिव में पढ़ना है। उसके बाद जुडिशरी में आपको पढ़ना सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट। तो ये आपका कंप्लीट जो है ना, ये सिविक्स का सिलेबस है, ये आपका सिविक्स का कंटेंट है जो आपको पढ़ना है, और इससे आपको 20 नंबर से 25 नंबर मिलेगा, ठीक है, हिस्ट्री के अंदर। तो देखो बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग होने वाला है, ये जो सारा कंटेंट है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लेजिस्लेचर, जो हमारा टॉपिक है वो आप लोग लिख सकते हैं, लिख लीजिए यूनियन लेजिस्लेचर।
यूनियन लेजिस्लेचर। ठीक है, ये आज का हमारा टॉपिक है। तो देखो, यूनियन लेजिस्लेचर समझने से पहले हमें समझना होगा कि जो हमारा देश है या वर्तमान में हमारे कंट्री में कौन सा सिस्टम फॉलो होता है। हमारे यहाँ क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स हैं। हम सेंटर को यूनियन क्यों कहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को यूनियन क्यों कहते हैं? क्योंकि यूनियन वर्ड से पता लगता है यूनियन ऑफ स्टेट्स, मतलब हमारा देश बहुत सारे राज्यों और यूटीज, स्टेट्स एंड यूटीज को मिला के बना है। कमेंट करके बताइए कितने स्टेट्स हैं और कितने यूटीज हैं प्रेजेंटली। ठीक है, ये आपको बताना है। तो हमारा देश जो है स्टेट्स और यूटीज को मिला के बना है। ठीक है, तो भाई सबके पास पावर होनी चाहिए। ऐसा थोड़ी ना है कि भाई सिर्फ यूनियन के पास पावर होगी, स्टेट के पास नहीं होगी तो भी चलेगा। तो स्टेट और यूनियन, स्टेट, यूनियन और स्टेट, इनका जो रिलेशन होता है इसको हम लोग कहते हैं फेडरल स्ट्रक्चर। इसको क्या कहते हैं? फेडरल स्ट्रक्चर। इनके रिलेशन को ही हम लोग फेडरल स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। ठीक है बेटा, समझ पा रहे हो आप? ठीक है, तो फेडरल स्ट्रक्चर क्या हुआ? यूनियन और स्टेट का रिलेशन, ये हो गया फेडरल स्ट्रक्चर। तो फेडरल स्ट्रक्चर में क्या होगा बेटा? देखो, दो तरह की सरकार है, दोनों के पास अपनी पावर्स हैं। स्टेट को भी पावर दोगे, यूनियन को भी दोगे, तो तुम कहोगे कि जो हमारा देश है स्टेट से मिल के बना है, सारे स्टेट मिला दो, और सारी पावर हमने स्टेट को दे दी, तो यूनियन के पास क्या होगा? कुछ पावर बचेगी? तो इस तरह का कोई डेडलॉक ना हो कभी। ठीक है, इस तरह की कभी सिचुएशन ना हो कि भाई स्टेट के पास बहुत सारी पावर आ गई और एक ही पावर के लिए दो लोग लड़ाई कर रहे हो, तो ऐसा स्थिति ना हो। तो इसके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है। ठीक है, एक अच्छा फेडरल स्ट्रक्चर तभी होता है जब सबके पास अपनी अपनी पावर होती है। ठीक है, तो इसी को समझने के लिए और इस फेडरल स्ट्रक्चर को अच्छा और करने के लिए क्या करना होगा? हमें पावर का डिवीजन करना होगा, पावर बांटना होगा सेंट्रल में और स्टेट में। ठीक है, तो फेडरल में हमें यूनियन मतलब सेंट्रल, और स्टेट के बीच पावर को डिवाइड कर देना होगा। ठीक है, जो हम यूनियन को पावर देंगे तो वो पावर सब्जेक्ट के रूप में देंगे, पावर सब्जेक्ट्स के रूप में देंगे। सब्जेक्ट मतलब क्या हो गया? डिफेंस। डिफेंस क्या है? एक सब्जेक्ट है। अब डिफेंस में बहुत सारी चीजें होती हैं, एयर फोर्स, नेवी, और क्या होता है बताइए? मिलिट्री। ठीक है, आर्मी। तो ये डिफेंस का पार्ट है। उसके बाद सीआरपीएफ, ये बहुत सारे चीजें आती हैं डिफेंस के अंदर। तो डिफेंस एक सब्जेक्ट हो गया, डिफेंस एक सब्जेक्ट हो गया। तो ये सब्जेक्ट आपके हिसाब से किसको देना चाहिए? यूनियन को कि सेंटर को? ये यूनियन के पास, यूनियन के पास कि स्टेट के पास? यूनियन के पास। ठीक है, ये होना चाहिए यूनियन के पास, ताकि अगर देश पे कोई अटैक होता है तो यूनियन गवर्नमेंट जल्दी से डिसीजन लेके स्पीडी तरीके से उसको कर ले। अगर दो स्टेट को हम अगर डिफेंस दे देंगे तो ये आपस में ही लड़ाई कर लेंगे, ये ठीक नहीं है। ये ठीक नहीं है। इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट को बचाने के लिए हम लोगों ने सब्जेक्ट को बांट दिया है। इसके बाद डिफेंस के बाद क्या आ सकता है? रेलवे। रेलवे किसके पास है बेटा? सेंटर के पास। उसके बाद पोस्ट ऑफिस, पोस्ट, कम्युनिकेशन इनके पास है। तो ये सारे सब्जेक्ट्स किसके हैं? ये यूनियन गवर्नमेंट के, सेंटर के हैं। ठीक है, अब इन सब्जेक्ट्स की तरह कितने सब्जेक्ट होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास? 100 सब्जेक्ट है अराउंड। कितने हैं? 100 सब्जेक्ट्स हैं। ये अगर एक सब्जेक्ट है तो इस तरह के 100 सब्जेक्ट्स या 100 ऐसी चीजें हैं जिसपे मतलब चेंजेस करने का या लॉ बनाने का अधिकार किसका है? जिसपे लॉ बनाने का अधिकार यूनियन गवर्नमेंट को है। लेजिस्लेचर पढ़ रहा हो ना कि लॉ किस पे बना सकते हो, तो ये लिस्ट है जिसपे यूनियन गवर्नमेंट लॉ बना सकते हैं। अब स्टेट के पास भी कुछ होगा। स्टेट के पास है पुलिस। ठीक है, अब सुनते होगा ना उत्तर प्रदेश पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस, इंडिया पुलिस तो सुनते नहीं हो। तो इससे क्या पता लगता है? ये स्टेट गवर्नमेंट का एक विषय है। ठीक है, उसके बाद क्या हो सकता है पुलिस के अलावा बेटा? एक्साइज। ठीक है, ये बेसिकली होता है,
एक्साइज, एक्साइज का मतलब होता है जो लिकर से संबंधित होता है, लिकर। तो आप देखोगे कई स्टेट्स में लिकर बैन है, जैसे गुजरात और बिहार, तो वहां के स्टेट गवर्नमेंट ने उसे बैन कर रखा है, जबकि उत्तर प्रदेश में और स्टेट्स में ये बिकते हैं। तो इस पे जो लॉ बनाने का अधिकार होता है वो स्टेट गवर्नमेंट का होता है। समझ रहे हो इस बात को? इसी तरह एक और लिस्ट होती है, इसको कहते हैं कॉनकरेंट। ठीक है, कॉनकरेंट मतलब कि भाई दोनों लोग मिलके और लॉ बनाते हैं। इस पे यूनियन गवर्नमेंट भी लॉ बनाएगी और स्टेट गवर्नमेंट भी इस पे लॉ बनाएगी। ठीक है, तो अब ये ऐसा लिस्ट क्या हो सकता है बेटा जिसपे दोनों लोग लॉ बनाए? फॉरेस्ट। ठीक है भाई, एक फॉरेस्ट है, बड़ा सा फॉरेस्ट है, वो 2-3 स्टेट्स में जा रहे हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट का भी काम है उस फॉरेस्ट को कंजर्व करना, और यूनियन गवर्नमेंट भी इसके कंजर्वेशन के लिए बनाती रहेगी स्कीम। ठीक है, उसके बाद और क्या हो सकता है फॉरेस्ट के अलावा कॉनकरेंट में? एजुकेशन। एजुकेशन में देखो आप, स्टेट बोर्ड्स भी होते हैं हर स्टेट्स में, हर स्टेट में स्टेट बोर्ड होते हैं, और सेंट्रल लेवल पे होता है सीबीएसई। सीबीएसई होता है सेंट्रल लेवल पे, और स्टेट लेवल पे क्या होता है? स्टेट बोर्ड। जैसे उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश बोर्ड है, मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश बोर्ड है, उसी तरह हर स्टेट के अलग बोर्ड्स होते हैं। तो इस पे दोनों लॉ बना सकते हैं अपने अपने स्टेट बोर्ड्स पे, अपने अपने एजुकेशन सिस्टम को दोनों ही स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट दोनों ही अपने तरीके से चेंज कर सकते हैं। इसको हम लोग कहेंगे कॉनकरेंट लिस्ट। ठीक है, तो देखो भैया, कॉनकरेंट लिस्ट में 64 के आसपास सब्जेक्ट हैं, नहीं ये 47 है कॉनकरेंट में 47, और स्टेट के पास 64 सब्जेक्ट है जिसपे ये लिस्टिंग कर सकती है या लॉ बना सकती है। ठीक है, इसको और समझने के लिए आप अपने स्कूल को ही समझ लो। ठीक है, जैसे आपका एक विद्यालय स्कूल है, तो स्कूल किस चीज से बना है? जैसे अपना इंडिया कैसे बना है, यूनियन कैसे बना है, स्टेट के को मिला के बना है, वैसे आपका जो स्कूल है वो क्लासरूम, बहुत सारे क्लासरूम हैं होंगे तभी तो ये एक स्कूल बनेगा। क्लासरूम हटा देंगे तो क्या स्कूल बन सकता है? क्या नहीं बन सकता है। तो अब देखो, जो क्लासरूम में क्लास टीचर, ठीक है, जो आपके क्लास टीचर हैं उनके पास क्लासरूम का एक अथॉरिटी होता है, और अगर पूरे स्कूल की बात करें तो इसकी अथॉरिटी किसके पास है? प्रिंसिपल के पास। ठीक है, प्रिंसिपल के पास। अब ये प्रिंसिपल का काम क्या है? इसका काम है स्कूल में डिसिप्लिन मेंटेन करना। क्लास टीचर का काम क्या है? क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन करना। तो डिसिप्लिन दोनों का सब्जेक्ट हो गया ना, डिसिप्लिन मेंटेन करना दोनों का सब्जेक्ट हो गया, तो हम उसको क्या कहेंगे स्कूल के रेफरेंस में? कॉनकरेंट लिस्ट। स्कूल के रेफरेंस में हम इसे कहेंगे कॉनकरेंट लिस्ट। ठीक है, पढ़ाना किसका काम है? प्रिंसिपल का कि टीचर का? टीचर का। तो इस रेफरेंस में हम इसे स्टेट लिस्ट कह सकते हैं कि भाई बहुत सारे क्लास मिलके बने थे, जैसे बहुत सारे स्टेट मिलके एक सेंटर बना था, यूनियन बना था। ठीक है, तो इसका काम किसका हो गया? क्लास टीचर्स का। ठीक है, कि क्लास टीचर मान लो सीएम की तरह हो गई, चीफ मिनिस्टर की तरह, और स्टेट को संभाल रही हैं, तो टीचिंग काम इनका हो गया, तो ये इनका सब्जेक्ट हो गया। अब किसी इंटर स्कूल कंपटीशन होगा तो क्या टीचर उसमें पार्टिसिपेट करेंगे कि प्रिंसिपल डिसीजन लेंगे कि इंटर स्कूल प्ले हो रहा है या कुछ हो रहा है, इवेंट हो रहा है, उसे कौन करेगा इनिशिएट, या उसमें फाइनल अप्रूवल किसका चाहिए होगा? प्रिंसिपल का। ठीक है, वो टीचर से कंसल्ट करे ना करे वो उसकी मर्जी है। ठीक है, तो वो हो गया आपका सेंट्रल, मतलब जो हम कहते हैं ना यूनियन लिस्ट, उसी तरह। तो देखो तीनों के पावर है ना अलग अलग, कहीं पे तीनों के पावर में तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है ना। टीचर को पता है मुझे पढ़ाना है, प्रिंसिपल नहीं पढ़ाएंगे। प्रिंसिपल को पता है कि हमें जो भी बाहर की एक्टिविटी है, किस तरह से स्कूल को आगे बढ़ाना है, स्कूल का नाम बढ़ाना है, ये काम मेरा है, तो उनका भी पावर निर्धारित है। और डिसिप्लिन जो एक कॉमन है, जो दोनों बना सकते हैं। ठीक है, क्लास में डिसिप्लिन टीचर और पूरे स्कूल का डिसिप्लिन प्रिंसिपल। क्लियर है? होपफुली आप फेडरल को समझ गए होंगे। डिवीजन क्यों करना पड़ा पावर्स का? इसलिए करना पड़ा क्योंकि हमारा बहुत सारे स्टेट्स मिलके बना हुआ है, और इन स्टेट्स में और हमारे देश में हार्मनी बनी रहे, इसलिए ये सारी चीजें करनी पड़ी। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग देखते हैं लोकसभा। ठीक है, अब देखिए आपके यहाँ पार्लियामेंट का डेफिनेशन भी पूछ लेता है। पार्लियामेंट का
डेफिनेशन क्या होता है पार्लियामेंट, बताइए बेटा। अच्छा देखो, पार्लियामेंट ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब भाई दो हाउसेस से मिलके बना हुआ है। इट कंसिस्ट ऑफ टू हाउसेस, और इसका काम क्या है, देश के लिए लॉ को बनाना, लॉ को बनाना। तो ये बेसिकली क्या हो गया, लेजिस्लेटिव यूनिट ऑफ कंट्री हो गया, लेजिस्लेटिव यूनिट ऑफ कंट्री। इसका काम क्या है, अपने देश के लिए कानून को बनाना। ठीक है, ये काम किसका है, पार्लियामेंट का। और पार्लियामेंट में दो हाउसेस होते हैं, मैंने पहले बताया था, लोकसभा और राज्यसभा। तो अब हम बात करते हैं लोकसभा के बारे में। ठीक है, तो देखो बेटा, लोकसभा, तो सबसे पहले आओ देखते हैं इसमें मेंबर्स कितने होते हैं। भाई लोकसभा एक हाउस है, उसमें मेंबर्स कितने हैं। तो देखो इसके मेंबर्स होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ था, या भी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग 552 मेंबर्स हो सकते हैं। कितने मेंबर हो सकते हैं, 552। ठीक है, 552 में 530 मेंबर्स स्टेट से आते हैं और 20 मेंबर्स यूटी से, यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, और 2 मेंबर्स आएंगे एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। अच्छा, मैंने क्वेश्चन नहीं पूछा था आपसे, कमेंट भी मांगा था कि भाई कितने स्टेट्स हैं इंडिया में। तो प्रेजेंटली देयर आर 28 स्टेट्स, और यूनियन टेरिटरीज कितनी है बेटा, अभी 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। ठीक है, तो स्टेट, यूनियन टेरिटरी और एंग्लो इंडियन कम्युनिटी जिनको नॉमिनेट किया जाएगा, ये नॉमिनेटेड होंगे, ये नॉमिनेटेड होंगे, बाकी इलेक्टेड होंगे। अब भाई नॉमिनेटेड एंग्लो इंडियंस कौन होते हैं, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी कौन सी कम्युनिटी होती है, बताइए बेटा। देखो हमारे यहाँ अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने 200 साल लगभग शासन किया। ठीक है, तो उनका भारत में कुछ वैवाहिक संबंध भी बना, जैसे कुछ लोगों का संबंध यहाँ पे मतलब मैट्रिमोनियल अलायंस, रिलेशंस बने इंडियन के साथ, और उनके साथ जो बच्चे हुए उनके। ठीक है, तो उन बच्चों को हम लोगों ने कहा एंग्लो इंडियंस। ठीक है, बेसिकली ब्रिटिश और इंडियंस के जो बच्चे हैं वो एंग्लो इंडियंस कहलाए। ठीक है, तो जब इंडिपेंडेंस हो गया तो वो तो चले गए, बट कुछ ऐसे थे जो यहाँ पे रह गए थे, तो उनके जो इंटरेस्ट को प्रिजर्व करने के लिए हम लोगों ने एंग्लो इंडियंस कम्युनिटी को क्या किया, कुछ सीटें एलोकेट कर दी कि भाई ये 2 सीटें हम लोग नॉमिनेट करके एंग्लो इंडियंस को दे सकते हैं। क्लियर है, लेकिन ये तो देखो प्रोविजनल है, मतलब ये होना चाहिए, बट अभी करंट स्ट्रेंथ क्या है, करंट स्ट्रेंथ है 545, जिसमें 530 स्टेट से अभी रिप्रेजेंटेशन है, 13 यूनियन टेरिटरीज से, यूटीएस, और 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। और एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन कब होगा, जब ये 543 सीट्स में उनका रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर नहीं होगा, तब उनको हम नॉमिनेट करेंगे, अदरवाइज नॉमिनेट करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो अभी वर्तमान में कितना है, 543। ठीक है, लास्ट लोकसभा के चुनाव में 543 सीट पे इलेक्शन हुआ था। तो ये हमारी स्ट्रेंथ है, लोकसभा की स्ट्रेंथ क्या है, 543 करेंटली। ठीक है, इसके बाद देखते हैं बेटा हम लोग कि इसमें क्या रिजर्वेशन भी सिस्टम है क्या। तो इसमें भी रिजर्वेशन होता है बेटा, इन सीट्स पे भी, या 543 सीट्स पे भी रिजर्वेशन का प्रोविजन है। अब देखो एससी कम्युनिटी, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी को यहाँ पे 84 सीट्स पे रिजर्वेशन मिलता है। कितने सीट्स पे, 84 सीट्स पे, और एसटी कम्युनिटीज को 47 सीट्स पे। ठीक है, तो ये रिजर्वेशन है जो यहाँ पे भी मिलता है, लोकसभा में भी 84 सीट्स पे एससी कम्युनिटी, और एसटी कम्युनिटी को 47 सीट्स पे आज भी रिजर्वेशन मिलता है। ठीक है, अब देखो इनके मेंबर आते कहाँ से हैं बेटा, लोकसभा के मेंबर आते कहाँ से हैं, और
तो देखो बेटा, लोकसभा जो है हाउस ऑफ पीपल है। लोकसभा को हम कहते हैं हाउसेज ऑफ पीपल। तो यहां जो भी आएंगे वो लोगों के द्वारा चुने हुए नेता होंगे, ठीक है। ये लोगों के द्वारा इलेक्टेड होंगे डायरेक्टली, ठीक है। अब इलेक्ट होने के लिए क्या होगा बेटा? इलेक्ट होने के लिए सबसे पहले इन्हें इलेक्शन में खड़ा होना होगा। और जो खड़े होंगे तो एक एरिया होता है, ठीक है, एक क्षेत्र है जहां से ये खड़े होंगे, इसे कहेंगे कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो ये आपसे कभी कभी टर्म्स पूछ लेता है कि कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है। तो वो एरिया, वो क्षेत्र जहां से एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए खड़ा होगा, उसे हम लोग कहेंगे कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक है। बेसिकली वो एक एरिया है, और ये एरिया डिफाइन होता है पॉपुलेशन के बेसिस पे। ये किस पे डिफाइन होता है? पॉपुलेशन के बेसिस पे। क्लियर है? तो कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉपुलेशन के बेसिस पे होता है, और यहाँ बहुत सारे लोग, अलग अलग पार्टी के लोग कंटेस्ट करेंगे। बहुत सारी पार्टीज हैं अपने देश में भी, भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, ठीक है, अकाली दल। तो ये बहुत सारे दल हैं। तो ये इस क्षेत्र पे कॉन्टेस्ट करेंगे। जो विनर होगा, मतलब जो जीतेगा, वो जाएगा पार्लियामेंट में। और कितने लोग जा सकते हैं? मैंने बताया 543, ठीक है। तो ये लोग जा सकते हैं। और इनको वोट कौन देगा? हु हैज राइट टू वोट, मतलब इनको वोट देने का अधिकार किसको है? इनको राइट देने का अधिकार उन्हीं को है जो 18 ईयर से ज्यादा के हैं, 18 ईयर से ज्यादा के हैं। और इसी फिनोमिना को देखो, एक टर्म आता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल, ये क्वेश्चन आया है आईसीएसई में, कई बार पूछा गया है, व्हाट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो देखो बेटा, ये कॉन्स्टिट्यूएंसी पूछ लेगा तो बहुत इजी है। वो एरिया जहां से कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए चुनाव के लिए खड़ा होता है, उसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी। ये कॉन्स्टिट्यूएंसी किस बेसिस पे बनता है? ये बनता है पॉपुलेशन के बेसिस पे। क्लियर है? पॉपुलेशन के बाद क्या, ऐसे कौन लोग हैं जो वोट दे सकते हैं? 18+ वाले। और इन्हीं 18+ वाले को हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है। ये जो सिस्टम है, जिस सिस्टम के तहत 18+ वाले वोट दे सकते हैं, उसी को कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो बहुत याद करने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्चुअली अगर समझते चलोगे बेटा तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होनी है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि ये क्या, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो भी क्या 18+ वाले, कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो भी क्या 18+ वालों को अधिकार था वोट देने का? ऐसा नहीं था। ये जो चेंजेस आए हैं वो 1989 के बाद आए। 1989 से पहले क्या था ये सिस्टम? ये सिस्टम था कि वोट देने का अधिकार 21 ईयर से ज्यादा वालों को था, ठीक है। 21 ईयर से जो भी ज्यादा के थे उनको अधिकार था। लेकिन 1989 के बाद 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, जिसके बाद हमने अधिकार दिया 18+ वालों को वोट देने के लिए, ठीक है। तो अब अगला जो भी है हम इसके बाद डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो बने रहिए आप हमारे साथ, हमारे YouTube चैनल